हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसी जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के बारे में। इससे पहले मैं बाल विकास के दो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे बाल विकास का पहला चैप्टर था हमारा वंशानुक्रम और वातावरण, दूसरा चैप्टर था वृद्धि एवं विकास। और इन चैप्टर्स को करवाने के बाद में मैंने क्वेश्चन आंसर सेट भी आपसे लगवाए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो फिर कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी टीचिंग एग्जाम होगा, उन सभी में बुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करें बुद्धि के, सबसे पहले बात करेंगे कि जनक कौन माने जाते हैं। बुद्धि का जनक जो माना गया है वो विनय साइमन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो बुद्धि पर कार्य किया था वो विनय साइमन ने ही किया था। बुद्धि जैसी चीज को एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फाइंड आउट किया, वो है विनय साइमन। बात करें कि बुद्धि की परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा क्या होगी बुद्धि की। तो देखो, बुद्धि की परिभाषा देना तो अपने आप में वैसे तो बहुत कठिन कार्य है, कोई मान्य इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। तो पहले हम बात करेंगे विनय के अनुसार। विनय क्या कहते हैं? अच्छी तरह निर्णय करना, बाध्य करने और तर्क करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। देखो, समझेंगे इस परिभाषा को। निर्णय करना मतलब जैसे कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम उस कार्य को करने से पहले निर्णय लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि इस कार्य को करने के बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये कार्य हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। तो उसी प्रकार जो भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले सोचते हैं, मतलब निर्णय लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्णय करना। तो हम निर्णय किसके द्वारा लेते हैं? बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। बाध्य करना, बाध्य करने का मतलब है किसी को अपने प्रभाव में ले लेना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेना। जैसे आपने देखा होगा, जो नेता होते हैं, ठीक है, नेता होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जनता को अपनी बातों के प्रभाव में ले लेते हैं, अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं कि आप उनको वोट दो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, इस किसके द्वारा आती हैं? बुद्धि के द्वारा आती हैं। इसके अलावा तर्क करने की योग्यता। तर्क करने का योग्यता मतलब यह है कि आपके अंदर क्या क्यों वाले अगर प्रश्न आने लगे तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर तर्क करने की योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चा कभी कभी, जैसे आपने ये बताया कि पानी के ऊपर लकड़ी का गुटका तैरता है लेकिन लोहे की कील डूब जाती है। तो अब बच्चा ये पूछेगा, सर ऐसा क्यों होता है? तो बच्चा जब ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, उसके अंदर तर्क करने की योग्यता आ गई है। तो तर्क कहने का मतलब वही करता है जिसके अंदर बुद्धि होगी, वही तो करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, अच्छी तरह निर्णय करना, बाध्य करना और तर्क करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा हम देख लें टर्मन क्या कहते हैं। टर्मन कह रहे हैं अमूर्त विचार को सोचने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। अब बात आती है कि अमूर्त विचार क्या होते हैं। देखो, अमूर्त विचार का मतलब यह होता है कि आप किसी भी चीज की कल्पना अगर कर रहे हो, तो कल्पना, कोई भी चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो कहलाता है अमूर्त विचार। मतलब किसी भी चीज का आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो और वो आप उसके बारे में सोचो, जो या फिर जो चीज अभी इस दुनिया में आई ही नहीं है, आप ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो भी वो कहलाता है अमूर्त विचार करना। तो देखो, अगर आप कोई भी नई चीज डेवलप कर रहे हो, कोई भी नई चीज डेवलप होती है, वो किसके द्वारा होती है? अमूर्त विचार के द्वारा होती है। अमूर्त, जब तक आप सोचोगे नहीं उसके बारे में, ठीक है, तब तक कोई भी चीज डेवलप नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होती है? बुद्धि होती है। ठीक है, तो बुद्धि, टर्मन ने ये कहा है कि अगर आप अमूर्त विचार कर रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और वो चीज ऐसी हो जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, जो अभी इस दुनिया में आई ही नहीं है, तो वो हमारी, तो कहने का मतलब ये होगा, उसे हम कहेंगे अमूर्त विचार। ठीक है, तो अमूर्त विचार कोई व्यक्ति कर रहा है तो कहने का मतलब ये है वो, उसके अंदर बुद्धि है, तभी तो वो कर पा रहा है। तो अमूर्त विचार को सोचने की जो योग्यता होती है वही हमारी बुद्धि कहलाती है। ठीक, इसके बाद देखिए वर्णन क्या कह रहे हैं। वर्णन कहते हैं, वर्णन ने बुद्धि को तीन चीजों में नापा है।
बुद्धि जन्मजात योग्यता है, मतलब बुद्धि जो वर्णन क्या कह रहे हैं, वर्णन ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है किसी भी व्यक्ति में, वो ऐसा नहीं है कि कुछ सालों के बाद में आती है। बुद्धि जो होती है वो जन्मजात योग्यता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बुद्धि परीक्षण प्राप्तांक है, मतलब यह है आपका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में आपने जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, ठीक है, वही आपकी किसको दिखाएगा, बुद्धि को दिखाएगा। तीसरा है बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है, मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा विद्यालय में आता है, तो विद्यालय में अगर बच्चा जब आता है तो उसके बोलने का ढंग, उसका मतलब कक्षा में जब वो आता है तो कक्षा में आते समय वो किस तरीके से कपड़े पहन के आता है, या फिर कक्षा में बैठते समय वो प्रश्न करता है नहीं करता अपने टीचर से। तो आप क्या करोगे, जब आप उसको कुछ सिखाओगे, कुछ सीखेगा वो, ठीक है, कुछ सीखने के बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसकी बोल चाल की भाषा में परिवर्तन आएगा, दूसरों से वो सभ्य तरीके से बोलेगा, या फिर वो क्लास में आपसे प्रश्न करने लगेगा, या कह सकते हैं कि वो क्लास में अच्छी तरीके से कपड़े पहन के आएगा, नहा धो करके आएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो किसके द्वारा आता है, बुद्धि के द्वारा आता है। कहने का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब आपकी बुद्धि बढ़ रही है। ठीक है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसके अलावा देखिए, तो यहां पर आ जाते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बुद्धि की परिभाषा दें, हालांकि इसमें लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं थॉर्नडाइक ने क्या कहा बुद्धि के बारे में। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता, लाभ उठाने की योग्यता, ठीक है, पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता। मतलब क्या हुआ, देखो पूर्व अनुभवों से आप लाभ कैसे उठा पाओगे, जब आपके अंदर बुद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल से जा रहे हो और आपकी साइकिल रास्ते में खराब हो जाती है, ठीक है, साइकिल आपकी रास्ते में खराब हो गई। तो आपने क्या किया, आप गए किसी साइकिल सही कराने वाले के पास, उसने आपकी साइकिल कर दी सही, ठीक है, और आप देखते रहे कि उसने क्या किया, किस तरीके से साइकिल सही की है। मतलब उसने कुछ नहीं किया, बस आपकी चैन, आपने देखा कि आपकी चैन उतर गई थी, ठीक है, आपकी चैन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी चैन उतर गई थी और आपको नहीं पता था कि चैन कैसे चढ़ाई जाती है, ये मान लीजिए। तो आप गए साइकिल वाले के पास, उसने क्या किया, आपके सामने आपकी साइकिल के ऊपर चैन चढ़ा दी, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने वो सारी क्रियाएं देखी, ठीक। अब फ्यूचर में कभी भी आपकी साइकिल की चैन उतरेगी तो आप कोशिश ये करोगे कि मैं ही खुद ही इसको चढ़ा दूं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है अगर आपके अंदर बुद्धि होगी तब तो आप वो काम कर ले जाओगे, बुद्धि नहीं हुई तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता जो होती है वो हमारी बुद्धि कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन भी इसके बारे में कहते हैं, स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि जो है तार्किक चिंतन है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, ये कहा है स्पीयरमैन ने। किसने कहा है, स्पीयरमैन ने क्या कहा है, बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन होती है, ठीक। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बेसिकली बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ये 3 प्रकार हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि ये होती क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है और आपकी मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सामाजिक बुद्धि के बारे में। देखो सामाजिक बुद्धि क्या है, आप समाज में अपने आप को किस तरीके से समायोजित कर पा रहे हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, समझिए इस बात को। आप जब किसी समाज में रह रहे हो तो आपका लोगों से व्यवहार कैसा है, लोग आपका कितना रेस्पेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है जिसके द्वारा जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने आप को समाज में समायोजित कर पाते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने आप को समाज में समायोजित कर पाते हैं, उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं, उस बुद्धि को हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को समायोजित कर लेना किसी भी समाज में, वहां का समाज कैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप चेन्नई गए,
ठीक है, चेन्नई गए, चेन्नई में आपको क्या मिलेगा, चेन्नई में आपको वहां पे मोस्टली रोटी तो कम मिलेगी, आपको इडली सांभर और सांभर चावल ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप क्या करोगे भाई, अपने आप को वहां पे समायोजित करोगे समाज के अनुसार, वहां के जो रूल्स होंगे, वहां के जो ट्रेडिशंस होंगे, उन सब चीजों को फॉलो करोगे, तभी तो आप वहां पे समायोजित रह पाओगे। तो आपके अंदर बुद्धि होगी तब तो आप वहां पे समायोजित हो जाओगे, बुद्धि नहीं हुई तो आप नहीं हो पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को समाज में समायोजित करते हैं उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है मूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि का मतलब है अगर आप सामने रखी हुई वस्तु पर बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कोई वस्तु, कोई भी चीज आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, सामने रखी हुई है, आप सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो किसके द्वारा होती है, वो मूर्त बुद्धि वहां पे आप अपनी प्रयोग करते हो, ठीक। जैसे कोई भी चीज खराब हो जाती है, आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हो, तो मैकेनिक वहां पे क्या करता है, मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। आपकी सामने चीज होगी तो देखेगा उसमें क्या चीज की खराबी है, तो कहने का मतलब वहां पे मैकेनिक मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा हम देखें अमूर्त बुद्धि क्या होती है। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है, आपके सामने कोई वस्तु उपस्थित ना हो फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो कहने का मतलब वहां पे आप अमूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। तो अमूर्त बुद्धि का प्रयोग हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में करते हैं, जो हमारी कल्पनाओं से परे होता है। कभी कभी हम उन चीजों के बारे में नहीं सोच पाते जो इस दुनिया में आई हुई हैं, अभी इस दुनिया में जो प्रेजेंट है, नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, हम नहीं सोच पाते, लेकिन कुछ हमसे सोचिए भाई, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, नए आविष्कार क्यों हो रहे हैं, आपने तो नहीं सोचा, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोच लिया। तो कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में और उनकी बुद्धि में डिफरेंस तो है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये अमूर्त बुद्धि जो होती है सभी में बराबर नहीं होती, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जिसमें ज्यादा होती है वो अच्छी तरीके से सोच पाता है किसी वस्तु के बारे में और नया इन्वेंशन कर देता है। तो ये चीज हो गई अमूर्त बुद्धि, मतलब कोई भी वस्तु आपके सामने उपस्थित ना हो फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ये कहलाता है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। ये बात हो गई अमूर्त बुद्धि की। अब आगे देखो बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखो बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया था। देखो बुद्धि को नापने में सबसे पहले दो लोगों ने प्रयास किया था, एक तो थे अल्फ्रेड बिने 1905 में, अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन, जिसे हम कहते हैं बिने साइमन। इन दोनों ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का प्रयास किया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1912 में, देखो मापने की अगर बात की जाए सबसे पहले मापा किसने, बिने साइमन ने। बात की जाए कि संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट किसने दिया बुद्धि का, बुद्धि के नापने का कंसेप्ट किसने दिया, तो कंसेप्ट दिया है विलियम स्टर्न ने। कब दिया, 1912 में। मापन कब हुआ, 1905 में। कंसेप्ट कब दिया गया, 1912 में दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। कंसेप्ट जो दिया गया है वो 1912 में दिया गया, बाकी मापा कब गया है, मापा गया 1905 में। और ये किसके द्वारा मापा गया था, बिने साइमन के द्वारा मापा गया था। बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। इसके अलावा आप देख लें वो कंसेप्ट था क्या, आखिरकार जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था वो था क्या, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो जो विलियम स्टर्न थे, विलियम स्टर्न ने हमें बताया कि अगर आप किसी भी बच्चे की मानसिक आयु को, किसी भी बच्चे की मानसिक आयु को, मेंटल एज को, अगर आप उसकी एक्चुअल एज मतलब वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज, सीए क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो तो आप उसकी आईक्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में कहते हैं आईक्यू। बुद्धि का मतलब होगा आपका इंटेलिजेंस और लब्धि का मतलब होगा क्वोशिएंट। तो बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कैसे निकालोगे आप, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु गुणा 100, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर देखिए बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहां पर देखो एम ए क्या है, मेंटल एज, सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, आई क्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब यहां पर देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बता दूं कि मेंटल एज क्या होती है और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 5 साल का बच्चा
10 साल के बच्चे के बराबर दिमाग रखता है, 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे के बराबर दिमाग रखता है या सोच पाता है, तो 10 साल उसकी क्या हुई, मानसिक आयु हुई। एक बच्चा है, एक चिल्ड्रन है, ठीक है, उसकी एज है 5 ईयर, और वो 10 साल के बच्चे के बराबर सोच पा रहा है, 10 साल के बच्चे के बराबर सोच पा रहा है, अब सोच जो रखता है 10 साल के बच्चे के बराबर रखता है, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कितनी होगी, 10 ईयर होगी, और वास्तविक आयु कितनी है, 5 है। तो अगर इसकी हम IQ निकाल दो कितना आएगा, इसकी हम IQ निकालें, 10 साल तो हो गई उसकी क्या मेंटल एज, और 5 हो गई उसकी वास्तविक आयु गुणा 100, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी इसकी 200, कितनी आ गई 200, इसकी क्या आ गई, IQ आ गई। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मानसिक आयु। मानसिक आयु का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है, तो वो क्या कहलाती है, मानसिक आयु कहलाती है, ठीक है। और मानसिक आयु का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, बिने ने दिया था, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मानसिक आयु का सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था, बिने ने। सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो बिने ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बात कर लें वास्तविक आयु क्या होती है। वह आयु जो मनुष्य कितने साल का हो गया है उसको दर्शाए, मतलब एक्चुअल एज क्या है, मनुष्य कितने साल का हो गया है उसको दर्शाए, तो वो कहलाती है हमारी वास्तविक आयु। क्या कहलाएगी, वास्तविक आयु। देखो एक सवाल हम और कर लेते हैं, यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है, तो बताइए उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो 15 वर्ष के बच्चे के समान सोच रहा है, तो इसकी होगी इसकी मानसिक आयु। 10 वर्ष का है तो एक्चुअल आयु गुणा 100, तो यहाँ से 15/10 गुणा 100 करोगे तो 150 की IQ आ जाएगी, ठीक है। एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 120 है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु निकालिए। तो मैंने आपको IQ का फॉर्मूला क्या बताया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मानसिक आयु निकालनी है। तो IQ आपको दी हुई है, IQ कितनी रखी है 120, तो यहाँ हमने रख दी 120 रख दिया। यहाँ पे देखो मानसिक आयु हमें निकालना है, मानसिक आयु हमने मान ली x, कितनी मान ली हमने x, यहाँ पे मान ली मानसिक आयु हमने मान ली यहाँ पे x, ठीक है, बटे वास्तविक आयु कितनी है 10 है गुणा 100। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकालोगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, 10 ऊपर आ गया, 100 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से काट के निकालोगे तो 12 आ जाएगी इसकी क्या, मानसिक आयु। तो 12 वर्ष इसकी मानसिक आयु हो जाएगी। क्लियर। अब देखो कुछ यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये वर्गीकरण दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण। वैसे तो देखो वर्गीकरण काफी सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, वर्गीकरण टर्मन का अलग है, मैरिल का वर्गीकरण अलग है, तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना वर्गीकरण दिया है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो टर्मन का ऑथेंटिक माना जाता है। तो टर्मन का मैं यहाँ पे बता दूंगा, फिलहाल ये टर्मन का नहीं है, ये बेसिक है, तो यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टर्मन का वर्गीकरण बताऊंगा, ठीक है। और इसमें इस नोट्स में नहीं होगा, फिलहाल मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बुद्धि लब्धि और यह है वर्ग नाम, यह है जनसंख्या। अब देखो किसी की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो मंद बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो 2.2% लोग जो होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो 70 से 79 जिसकी IQ होती है वो सीमावर्ती होते हैं। मतलब सीमावर्ती का मतलब यह है ना तो वो मंद बुद्धि कहलाएंगे ना वो औसत कहलाएंगे, वो इन दोनों के बीच के होते हैं। तो वो 6.7% लोग इतने ऐसे होते हैं दुनिया में। 80 to 89 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसे हम निम्न औसत कहते हैं। 16.1% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं। मतलब अगर 100 लोग हैं दुनिया में तो 16 लोग ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि निम्न औसत होगी, यानी 80 से 89 होगी। 90 से 110 वाले लोग जो होते हैं वो 50% होते हैं। मतलब सामान्य जो बुद्धि वाले होते हैं 50%, मतलब 100 में से 50 लोग जो होंगे वो समान बुद्धि वाले होंगे, ठीक है।
एक 110 से 119 की बात करें तो उसको हम कहते हैं उच्च औसत। 16.1% लोग जो है उच्च औसत बुद्धि वाले होते हैं। फिर 120 से 130 श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो 6.7% लोग जो होते हैं वो उनकी आयु होती है 120 से 130। 130 से अबव वाले जो होते हैं कहते हैं अतिश्रेष्ठ, जो होते हैं 2.2%। 2.2% लोग जो होते हैं वो अतिश्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं। मतलब 100 में से लगभग 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। तो ये था बुद्धि लब्धि के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण। इसके अलावा देखो, अभी आपको स्क्रीन पर एक पिक दिखेगा और उस पे मैं दिखाऊंगा टर्मन की सारणी। टर्मन की सारणी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होगे 25 से कम वाले को हमने रखा है अतिमूर्ख में, 25 से 50 वाले को हमने रखा है जड़ बुद्धि, 50 से 70 हमने रखा है आपका मूढ़ बुद्धि में, 70 से कम मूर्ख, 70 से 80 सीमा पर होते हैं, 80 से 90 को मंद बुद्धि कहा जाता है, 90 से 110 सामान्य होता है, 110 से 120 उत्कृष्ट होता है, 120 से 140 अति उत्कृष्ट होता है और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली के निकट यानी उप प्रतिभाशाली होता है। तो ये सारणी आपको याद कर लेनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। सभी लोग बुद्धि के सिद्धांत से परिचित होंगे। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। तो ये जो है बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं जो आप पहले से पढ़े हुए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोगों ने अपने बीटीसी में या जो भी आपने बीएड किया है उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। फिलहाल अब मैं एक एक करके इन सभी सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिया था वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये चीज ध्यान रखना है, कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि बुद्धि जो होती है वो केवल एक ही तत्व में होती है। बुद्धि का केवल एक ही तत्व होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये मान लीजिए ये आपकी बुद्धि हो गई, इसी में सारे समस्याओं के हल छिपे हुए हैं। कोई भी समस्या का समाधान आपको अगर करना है तो आप सारी समस्याओं का समाधान इसी से करोगे, इसी बुद्धि से करोगे। इसके अंदर बहुत सारी जो है बुद्धियां शामिल होती हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग नहीं कह सकते, उनको अलग अलग नहीं कह सकते। ये सारी बुद्धि, जितनी बुद्धियां होती हैं वो इन सभी का मिलकर एक तत्व बना होता है। ठीक है, ये एक तरीके से योग्यताओं का समुच्चय होता है। ठीक है, अब देखो, अब समस्या आपके जीवन में बहुत सारी आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई की झगड़े को सुलझाने के लिए आपने अपनी एक तत्व था, आपने इतनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, तो ये बुद्धि आपके काम आएगी लड़ाई को सुलझाने के लिए। फिर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी साइकिल, रास्ते में आप साइकिल से जा रहे हो या फिर अपनी कार से जा रहे हो, किसी चीज से जा रहे हो, तो आपकी कार खराब हो गई और ये आपकी समस्या हो गई, तो आप उस समस्या का समाधान किससे करोगे? इस बुद्धि के द्वारा करोगे। जैसे कि मान लो कि आपका कार गर्म पड़ गई। ठीक है, कार गर्म पड़ गई, कार्बोरेटर गर्म पड़ गया, तो आप क्या करोगे? उसमें पानी डालोगे, तो ये भी आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। तो ऐसे ही कई सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। तो वो करता क्या है? तो अल्फ्रेड बिने ये कहते हैं कि मानव बुद्धि का केवल एक ही तत्व होता है और उसी तत्व का प्रयोग करके वो सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है। अलग अलग कोई तत्व नहीं होते, ये कहते हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, इसके अलावा देखो द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है। द्विकारक सिद्धांत के जो इसके प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है। उन्होंने दो कारक बताए हैं, एक तो बताया सामान्य कारक, एक बताया विशिष्ट कारक। ठीक है, दो कारक उन्होंने। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने कहा कि एक कारक होता है, लेकिन आप बाद में आगे स्पीयरमैन बोल रहे हैं नहीं, एक कारक नहीं, बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक होता है जी कारक और एक होता है एस कारक। ठीक है, अब देखो जी कारक को हम कहते हैं जनरल एबिलिटी फैक्टर और एस कारक को कहते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर। तो जनरल का पहला वर्ड और स्पेसिफिक का पहला वर्ड, तो जी और एस हो गए। अब देखो सामान्य कारक क्या होता है? सामान्य कारक जो होता है व्यक्ति के अंदर
ऑलरेडी जब से वो पैदा होता है तब से उसके अंदर विद्यमान होता है, मतलब जैसे ही पैदा होगा वो सामान्य कारक को लेकर पैदा होगा, ठीक है। तो ये आनुवंशिकी कारक होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो सामान्य कारक को लेकर के पैदा होता है। सामान्य कारक बचपन से ही मतलब पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चे को भूख लग रही है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रोने लगता है, रोने लगता है। तो रोने लगने के लिए बुद्धि उसकी कहां से आई, वो कहां से आई, सामान्य कारक से आई। मतलब जब बच्चा रो रहा है तो अपने बुद्धि के सामान्य कारक का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है। उस समय कोई काम तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए समस्या है भाई, समस्या उसकी भूख ही होती है। तो वहां पर समस्या का समाधान किससे करता है, वो सामान्य कारक का प्रयोग करता है। मतलब बच्चा सामान्य बुद्धि लेकर के पैदा होता है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई भी चीज चुभती है या कुछ भी उसको होता है, परेशानी होती है, तब भी वो रो करके बयान करता है, या उसको अच्छा लगता है तो वो हंसता है। तो ये सब चीजें कहां से आई है, उसके सामान्य कारक से आई है। हमने तो उसके अंदर डर डाली नहीं है कि भाई तू रोना, तुझको रोना है, ठीक है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली आनुवंशिकी से आती है, यानी सामान्य कारक आनुवंशिकी से आता है। अब देखो मोस्टली जो समस्याएं होती हैं आदमी की, वो अपनी समस्या वो सामान्य कारक के द्वारा सॉल्व कर लेता है। कुछ विशेष समस्याओं के लिए, कुछ विशेष समस्याओं के लिए विशिष्ट कारक की जरूरत होती है। देखो विशिष्ट कारक कहां से मिलता है, विशिष्ट कारक हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सामान्य कारक को तो हम लेके पैदा हुए, लेकिन विशिष्ट कारक को हमने क्या किया, इस पर्यावरण से अर्जित किया, पर्यावरण से अर्जित किया है हमने। ये चीज ध्यान रखना है आपको, कहां से, पर्यावरण से अर्जित किया। अब देखो इस विशिष्ट कारक का काम क्या होता है। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर विशिष्ट कारक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सफल होगा। अब ये आएगा कहां से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति जब पैदा हुआ तो सामान्य कारक लेके पैदा हुआ, उसको स्कूल भेजा गया, स्कूल में उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में उसने नौकरी के लिए फॉर्म डाला, नौकरी के लिए पढ़ाई की, ठीक है, बाद में उसका सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है भाई। अब सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट क्यों हुआ, वो किसके कारण हुआ, विशिष्ट कारक के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि उसने कुछ विशिष्ट कार्य किया। भाई सबकी नौकरी तो आजकल लग नहीं जाती है, जिसके अंदर विशिष्ट कारक बहुत ज्यादा होता है उसी की नौकरी लगती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विशिष्ट कारक जो है इंपॉर्टेंट होता है अपने जीवन में सफल होने के लिए। लेकिन देखा जाए कि विशिष्ट कारक और सामान्य कारक में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं जो सामान्य कारक होता है, सामान्य कारक होता है वो 95% होता है किसी व्यक्ति के अंदर, और विशिष्ट कारक जो होता है 5% विशिष्ट कारक होता है। भाई वो भी मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर 5% सामान्य कारक भी है ना तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहलाओगे, बहुत ज्यादा। लिख अब देखो यहाँ पे 95% तो सामान्य कारक हो गया, लेकिन विशिष्ट कारक आपके अंदर 5% है तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहलाओगे। इसके अलावा अगर होता क्या है, मोस्टली लोगों के अंदर जो है 2 से 3% के बीच में रहता है आपका विशिष्ट कारक, ठीक है। विशिष्ट कारक को हम किससे प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। तो ये चीज हो गई द्विकारक सिद्धांत के बारे में। स्पीयरमैन ने जो है आपके 2 कारक बताए हैं, जी कारक और एस कारक। किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। देखो ये आपका हो गया जी कारक और ये आपके होंगे एस कारक। देखो ये एस, अरे एक मिनट ना, ये हो गया जी कारक और ये आपका हो जाएगा एस कारक, ये भी हो गया एस कारक, ये भी हो गया एस कारक, ये भी हो गया एस कारक। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो विशिष्ट कारक एक ही थोड़ी ना होता है। देखो सामान्य कारक तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन विशिष्ट कारक आपके अंदर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आपका कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कुछ वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ खिलाड़ी बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं, क्योंकि सभी में जो विशिष्ट कारक होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य कारक एक ही होता है, ठीक है। तो विशिष्ट, इसको हम नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2, इसको नाम दे दिया S3, इसको नाम दे दिया S4। तो मान लीजिए कि S1 जो है आपका ये वैज्ञानिक बनने के लिए है, ये आपका टीचर बनने के लिए, ये आपका खिलाड़ी बनने के लिए, ये आपका इंजीनियर बनने के लिए है। तो ये विशिष्ट कारक बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य कारक जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। और
इधर देखिए नीचे एक और पॉइंट रह गया, जिस व्यक्ति में एस कारक अधिक होता है वह अधिक प्रसिद्ध होता है। मैंने आपको बताया ना कि जिसमें एस कारक जो होगा वो अधिक सफल होगा, अधिक प्रसिद्ध होगा। ठीक है, जी कारक को बढ़ा नहीं सकते, जी कारक हमारा फिक्स रहता है, लेकिन एस कारक को हम प्रशिक्षण द्वारा घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एस कारक जो होता है ना, एस कारक में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर बनना है, तो आपको टीचर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो आपके अंदर विशिष्ट कारक डेवलप होगा। किसके द्वारा, मतलब किसके लिए डेवलप होगा? टीचर बनने के लिए डेवलप होगा। इसी तरीके से अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इंजीनियर बनने की, तो आपके अंदर जो विशिष्ट कारक डेवलप होगा वो इंजीनियर बनने का डेवलप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जीवन में प्रसिद्ध होना है तो आपके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है विशिष्ट कारक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो सिद्धांत बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।